स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, लास्ट आर्टिकल में हमने 16 ग्रुप की रिएक्टिविटी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनकी रिएक्टिविटी किसके साथ किया था? ऑक्सीजन के साथ ही। उससे पहले हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन किया, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन किया। अब हम 16 ग्रुप की रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन करेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, तो बड़े ध्यान से सुनना फिर। ग्रुप 16 एलिमेंट reacts with halogen and forming their respective halides, and these respective halides are hexahalide, tetrahalides and dihalides। और ये रेस्पेक्टिव जो हैलाइड है ना वो क्या है? हेक्साहैलाइड है, जैसे EX6, EX4, EX2। यहाँ E क्या है? E है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टर्नियम, पोलोनियम, ऐसे। तो यहाँ EX6 जैसे E में ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ क्या होगा? सल्फर। क्या होगा? सल्फर है, सेलेनियम है, टर्नियम है, पोलोनियम है। X क्या होता है? हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्योंकि ऑक्सीजन की तो कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती ना, रेयर केस में भी, नहीं तो 2 से ज्यादा ही नहीं होती। तो ये E जो है ना ऑक्सीजन की गलती मत करते ना कि ये E ऑक्सीजन भी हो सकता, नहीं, ये सल्फर, सेलेनियम, टर्नियम ये हो सकता है, ठीक है। और X क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह का फॉर्मूला था। ये था कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं वो हैलोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? हेक्साहैलाइड, टेट्राहैलाइड और डायहैलाइड। जैसे एलिमेंट 6 हैलोजन, जैसे सल्फर है SF6, सल्फर है SF4, सल्फर है SF2, ऐसे ये बनाते हैं अपने रेस्पेक्टिव हैलाइड्स। अब उसके बाद में इन हैलाइड की जो स्टेबिलिटी है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज हैलाइड्स आर, जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो होगा कि फ्लोराइड का जो हैलाइड है वो ज्यादा स्टेबल होगा क्लोराइड से, क्लोराइड वाला ज्यादा स्टेबल होगा ब्रोमाइड से, वो ज्यादा स्टेबल होगा आयोडाइड से। ये जो हैलाइड है वो उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर है। फ्लोरीन के जो हैलाइड होंगे जैसे SF6 ज्यादा स्टेबल होगा किससे? SCl6 से, SBr6 से, Si6 से, ऐसे कि जो हैलाइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये फ्लोराइड का जो हैलाइड है ना, फ्लोराइड मतलब जो फ्लोरीन के साथ सल्फर ने कंपाउंड बना रखा है वो ज्यादा स्टेबल होगा बजाय किसके? सल्फर क्लोरीन के साथ बनाता है। और सल्फर का क्लोरीन के साथ जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा ब्रोमीन वाले के साथ, ऐसे ये ध्यान रखना है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, ठीक है। फ्लोराइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होंगे क्लोराइड से, जो मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है, सल्फर हेक्साक्लोराइड से ज्यादा स्टेबल होगा, सल्फर हेक्साक्लोराइड सल्फर हेक्साब्रोमाइड से ज्यादा स्टेबल होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो छोटे साइज का है, जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये है आपके पास, ये था। उसके बाद में आपके पास 3 तरह के हैलाइड बनाते हैं। तो 3 तरह के हैलाइड बनाने में सबसे पहला देखिए जो हेक्साहैलाइड है, ये EX6, तो मैं ले रहा हूं इसमें SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। 3 तरह के हैलाइड बना रहे हैं, उसमें सबसे पहला है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इस सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या तो इसका स्ट्रक्चर होगा, ये चीजें साफ कर रहा हूं हम, क्या तो इसका स्ट्रक्चर होगा, SF6 के बारे में बात करेंगे यहाँ कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड है क्या। सबसे पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे आप कि हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसका स्ट्रक्चर होगा। हाइब्रिडाइजेशन से क्या? स्ट्रक्चर। तो क्या होता है वो फॉर्मूला? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, क्योंकि 2 8 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं? फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड होता है तो मोनोवैलेंट हो गया। कितने फ्लोरीन है? 6।
ये चीज। अब कटायन होता तो चार्ज को क्या करते, सबट्रैक्ट करते, अनायन होता तो चार्ज को जोड़ते। तो ना ये कटायन है ना ये अनायन है। ये फॉर्मूला था 11th क्लास में जो पढ़ा थे। तो क्या होगा 1/2 इंटू कितना होगा 12, कितना हो जाएगा 6। और 6 के लिए क्या नंबर आता है आपके पास sp3d2। और sp3d2 में हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ये आपके पास है। ये 11th क्लास का काम था सारा। जैसे 2 नंबर पर आता है वो चीजें मैं लिख भी रहा हूं आपको। 2 के लिए आता है तो sp, मान लीजिए 2 नंबर आ जाए इस फॉर्मूला से तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके लिए स्ट्रक्चर शेप होगा लीनियर, ठीक है। 3 आ जाए तो sp2 शेप क्या होगा, शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और sp4 आ जाए तो sp3 क्या होगा उसके लिए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और 5 आ जाए तो क्या होगा sp3d, उसके लिए क्या होता है, ये होगा ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, बायपिरामिडल ये होता है। और 6 के लिए लिख दिया मैंने, 6 के लिए क्या होता है ऑक्टाहेड्रल sp3d2। 7 के लिए sp3d3, 7 के लिए sp3d3। और उसके लिए क्या होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, बायपिरामिडल। तो ये था। तो क्या गया है सब 6 का स्ट्रक्चर, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल। इसलिए मैं साफ कर दे रहा हूं नीचे वाले को जो बताया मैंने आपको, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो SF6 के लिए क्या स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए SF6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ फ्लोरीन 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 है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। एंड SF6 इज ए स्टेबल कंपाउंड। SF6 एक स्टेबल कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है वो स्टेबल, बिकॉज इट इज स्टेरिकली हिंड्रेड बाई 6 फ्लोरीन एटम। क्योंकि जो दूसरा कोई भी एटम जो है ना, सॉरी दूसरा कोई भी कंपाउंड जो इसके ऊपर अटैक करेगा, रिएक्ट करने के लिए जिसके ऊपर अटैक करेगा तो 6 फ्लोरीन इस तरह से अरेंज्ड है इसके बाहर कि वो इसको बचा लेते हैं, वो इसको बचा लेते हैं, किससे रिएक्ट करने से इसको बचा लेते हैं। इसलिए क्या होता है मोस्ट स्टेबल, क्या होता है मोस्ट स्टेबल, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता SF6, ठीक है। हमें आपको क्या कोई रिएक्टिविटी चेक करने के लिए हम देखते हैं कि ना वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। और मोस्टली जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन SF6 वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसको स्टेरिकली हिंड्रेड किया जाता है किसके द्वारा, 6 फ्लोरीन एटम के द्वारा, ठीक है, जिसने इसको क्या कर रखा है, ये रखा सराउंड कर रखा है। तो ये स्टेबल कंपाउंड होता है। ये इसके लिए याद भी रखें, ये क्वेश्चन बन जाएगा जैसे छोटा सा कि why SF6 इज स्टेबल, ठीक है, एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, व्हाई वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये था SF6 के बारे में, क्या उसका शेप होगा, ठीक है, क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, कि वो स्टेबल है, ये बताया मैंने SF6 रिएक्टेड टुवर्ड हैलोजन में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, ये तो हेक्साहैलाइड का जिक्र कर लिया मैंने। दूसरा आपके पास टेट्राहैलाइड, और टेट्राहैलाइड देखिए, अब टेट्राहैलाइड में हम अब यहाँ SF4 टेट्राहैलाइड होगा आपके पास यहाँ क्या SF4, टेट्राहैलाइड SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अब ये SF4 के लिए देखिए, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या इसका शेप होगा, हाइब्रिडाइजेशन वही 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। सल्फर सेंट्रल है, कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, फ्लोरीन कितने जुड़े हुए 4। कटायन होता तो चार्ज को क्या करते हैं हम सबट्रैक्ट करते तो -0, अनायन होता तो चार्ज को हम ऐड करते +0, क्योंकि कटायन और अनायन है नहीं है, 0 चार्ज है। जैसे पिछले में लिखा मैंने, यहाँ लिख के बता दिया आपको, समझा दिया। ये कटायन होता तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता उतना घटा देते आप, अनायन होता तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना जोड़ देते। तो कटायन है नहीं तो 0 1/2 × 10 कितना हो जाएगा 5। अब 5 नंबर के लिए देखिए क्या है आपके पास sp3d। sp3d के लिए क्या होगा
ट्राइंगुलर बायपिरामिडल, ये होगा यहां शेप इसका, ट्राइंगुलर बायपिरामिडल। ठीक है, 5 बॉन्ड होने चाहिए, 5 यार sp3d में SF4, तो सल्फर के लिए 5 बॉन्ड होने चाहिए। ट्राइंगुलर बायपिरामिडल ही होता है, 2 बॉन्ड होते हैं एक्सियल एंगल पर, 3 बॉन्ड होते हैं इक्वेटोरियल एंगल पर, 2 एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल। दो जो एक्सियल है मैं यहां लिख रहा हूं, 2 बॉन्ड जो है ना वो तो एक्सियल पर और 3 जो है ना वो इक्वेटोरियल पर। तो जो एक्सियल पर होते हैं वो 90 डिग्री के, इक्वेटोरियल होते हैं वो 120 डिग्री के, 120 डिग्री के। जो 2 बॉन्ड एक्सियल है ये एक्स के ऊपर जो प्रेजेंट रहेंगे ये तो होंगे 90 डिग्री के, 3 जो इक्वेटोरियल होंगे 120 डिग्री के। एक चीज क्लियर, 5 बॉन्ड। लेकिन अब आप देखेंगे SF4 फ्लोरीन के तो 4 ही बॉन्ड है, वहां 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो सल्फर के साथ तो 4 ही बॉन्ड बनेंगे, 5 कैसे बनेंगे? यहाँ 5 तो नहीं बन सकते, तो 4 ही बॉन्ड है यहाँ। कितने बॉन्ड है यहाँ? ये 4 ही बॉन्ड है यहाँ। ठीक है, तो 4 बॉन्ड है, तो देखिए अब कैसे करें हम। 4 बॉन्ड है तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेंगे? क्योंकि एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो बॉन्ड है ही, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है क्या रह जाएंगे? लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 तो सल्फर ने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, तो एक लोन पेयर रहेगा सल्फर के पास। तो वो लोन पेयर यहाँ क्या है, तो इसकी ज्योमेट्री जो है ना वो क्या बनेगी? बिगड़ जाएगी, डिस्टोर्टेड होगी ज्योमेट्री। और वो कैसी होगी? वो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा? तो फ्लोरीन यहाँ है, 2 इक्वेटोरियल पर है, 2 एक्सियल पर है, और जो एक लोन पेयर है वो कौन सी पोजीशन पर है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। अब आप यहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों होता है? क्योंकि 11th क्लास में मैंने ब्रीफ में पढ़ा है, आपके पास वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, रिपल्शन जो क्या होती है? लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, वो ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से। जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ही कंपाउंड कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। याद आपको, जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा एनर्जी कंपाउंड कैसा होगा? कम स्टेबल होगा। कम रिपल्शन कम एनर्जी, कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ये याद रखें। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों है लोन पेयर? एक्सियल पर क्यों नहीं आया? किसी एक्सियल पर, क्योंकि आप जब रिपल्शन गिनेंगे तो ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 ही रिपल्शन होगा। बाकी इस पर किस पर आ जाता? एक्सियल पर आ जाता, तो 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो जाती है। अब यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितनी है? 2 है, तो रिपल्शन कम है, कम एनर्जी है, ज्यादा स्टेबल होगा। और अब एक्सियल पर रख दिया इसको, तो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये आपस में रिपल नहीं करते, जैसे एक्सियल को रिपल नहीं करेगा, इक्वेटोरियल को रिपल नहीं करेगा, इक्वेटोरियल एक्सियल को रिपल करेगा, एक्सियल इक्वेटोरियल को रिपल करेगा। तो इक्वेटोरियल पर है तो ये रिपल करेगा एक्सियल को, ये रिपल करेगा एक्सियल को। एक्सियल 2 है, तो 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ, और हमने इस लोन पेयर को यहां रख दिया एक्सियल पर, तो 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो 3 को रिपल करता, और अब 2 को रिपल कर रहा है। अब ये शेप कौन सी होगी? ये शेप देख लीजिए, ये शेप आपके पास सल्फर यहाँ है, ये बॉन्ड ऐसे थोड़ा सा रिपल्शन होगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, ये बॉन्ड है ये थोड़ा झुक जाएगा, ये बॉन्ड है यहाँ, ये बॉन्ड है यहाँ, ये लोन पेयर है। तो ये कौन सी है? सीसा। क्या ये? सीसा। ऐसे पक्षी जो पंख नहीं करता, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार, तो देखो नीचे ऊपर ऐसे सीसा, झुल्ले की तरह एक तरह समझिए आप, सीसा। इसे हम क्या कहते हैं? सीसा कहते हैं शेप। ये था SF4, ये इसकी शेप भी बता रखी। यहाँ क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसके लिए क्या शेप होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर है तो क्या हो जाएगी? वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर होगा तो अनसिमेट्रिकल होगा, शेप जो है उसका अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, वो ज्योमेट्री जो है अनसिमेट्रिकल होगा, और वो ज्योमेट्रिकल क्या बना? देखो ज्योमेट्री क्या बना? सीसा शेप। ट्रायंगुलर बायपिरामिडल आ रहा था, लेकिन ज्योमेट्री वास्तव में क्या होगा? सीसा होगा, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल के लिए। ये था आपके पास SF4, ये SF4 के बारे में आपको करना था। उसके बाद में क्या है आपके पास?
डायहैलाइड और मोनोहैलाइड। तो मोनोहैलाइड भी बनाते हैं ये, क्या बनाते हैं ये, साफ कर दे रहा हूं मैं इसको, मोनोहैलाइड भी बनाते हैं। तो मोनोहैलाइड बनाएंगे ये मोनोहैलाइड, और वो कैसे होते हैं, डायमेरिक होते हैं नेचर में। डायमेरिक मतलब एक साथ दो, डायमेरिक का मतलब क्या होता है, एक साथ दो, ठीक है, डायमेरिक होते हैं। और उसके लिए आपके पास जैसे यहाँ क्या बनाते हैं, जैसे S2Cl2 बनाते हैं या Se2Cl2 बनाते हैं, ऐसे ही सल्फर सेलेनियम टर्नियम ऐसे बनाते हैं। तो ये मोनोहैलाइड है Se2Cl2, और ये सिलीनियम का डायसिलीनियम डाइक्लोराइड, डायसिलीनियम डाइक्लोराइड, ये क्या होते हैं, डिस्प्रोपोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये, डिस्प्रोपोरेट। अब ये डिस्प्रोपोरेट क्या होगा, कैसे बनाएंगे, SeCl4 बना देंगे और सिलीनियम बना देंगे, या इसको क्या कर दो, दो कर दो यहां, ये देखो बैलेंस हो गया। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं, डिस्प्रोपोरेट हो जाते हैं, तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होती हैं, रिएक्शंस डिस्प्रोपोर्शनेट जो रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं, 11th में पढ़ा था आपने ये भी, किसमें, हाइड्रोजन यूनिट में, रेडॉक्स सॉरी जो रेडॉक्स रिएक्शन उसमें पढ़ा था आपने, ठीक है, कि जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं और रेडॉक्स रिएक्शंस कितनी तरह की होती हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस क्या होती हैं, वो दोज रिएक्शंस इन विच ए सब्सटेंस, द रिएक्शंस इन विच ए सब्सटेंस, बोल रहा हूं देखो, ए यहां जरूरी है, हम कहते हैं कई बार ए लगाना जरूरी नहीं है, इंग्लिश वाला ये यहां जरूरी है। दोज रिएक्शंस इन विच ए सब्सटेंस get oxidized as well as get oxidized as well as reduced, वो सब्सटेंस जो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए और खुद ही रिड्यूस हो जाए, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए और खुद ही रिड्यूस हो जाए। द रिएक्शंस इन विच ए सब्सटेंस, वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और उसका रिडक्शन भी हो जाए, मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन को गेन भी करे, खुद इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करे, खुद इलेक्ट्रॉन को गेन भी करे और खुद इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या होता है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो उसका ऑक्सीडेशन भी हो और उसका रिडक्शन भी हो, या फिर दूसरे तरीके से बता सकते हैं आप, वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी जाए और उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट भी जाए। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर घटना क्या होता है, रिडक्शन। ये देखिए यहां डायसिलियम डाइक्लोराइड में सिलीनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहाँ क्लोरीन का -2 होगा तो सिलीनियम का +2 होगा, 2 का +2 तो 1 का कितना होगा, +1, यहाँ 1 का कितना होगा, +4। यहाँ सिलीनियम न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल मतलब एलिमेंट्री स्टेट में है, किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ, 0 चार्ज होगा। तो ये देखो +1 से +4 पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। +1 से 0 पर ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में चीजें थी। तो जो मोनोहैलाइड होते हैं वो एक तो डायमरिक होते हैं नेचर में, एक चीज याद रखें, डायमरिक मतलब वो दो जुड़ेंगे, जैसे ये क्या है आपके पास SeCl है और ये दो मिलकर क्या बनाएंगे, Se2Cl2। मोनोहैलाइड का SeCl हो गया, एक हैलोजन और एक 16 ग्रुप का एलिमेंट, वो हो गया मोनोहैलाइड SeCl, ठीक है। डायमरिक में Se2Cl2 दो हो गए, दोनों डायमरिक, दोनों SeCl को जोड़ेंगे क्या होगा, Se2Cl2, तो लिख रखा है। तो ये मोनोहैलाइड क्या भी होते हैं, फिर क्या होते हैं, डिस्प्रोपोरेट हो जाते हैं, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन हो जाता है। ये चीज आपके पास, ये था आपके पास मोनोहैलाइड में। तो मैंने बता दिया रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, हेक्साहैलाइड भी बताए, टेट्राहैलाइड भी बताए, और जो मोनोहैलाइड है हमारे पास वो भी बताया मैंने आपको, इनके बारे में आपको करना था। ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजेंस, हैलोजन के साथ इनकी कैसी रिएक्टिविटी है, ये चीज आपके पास, हैलोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी, ये करना आपको यहाँ। उसके बाद में ये जो चीजें मैं एक एक चीज बोल रहा हूं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे कंपटीशन में भी और किसमें भी, आपके यहाँ CBSE में भी, मतलब जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कैसे याद करेंगे हम, जो हम चीजें समझा रहे हैं, यहाँ पे NCERT के क्वेश्चन भी होंगे, वो आप देख लेंगे क्या क्या NCERT का क्वेश्चन है, कैसे हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे समझ पाएंगे उनको, ये था। और ये चीजें मैं सारी साथ साथ लिख रहा हूँ,
जो चीजें है नहीं यहाँ, बस बता रखी उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप उनको अच्छे से सुने और समझे, ना समझ में आए तो फिर से पूछ ले। उसके बाद में आपके पास यहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रिपरेशन। अब हम एक एक एलिमेंट को पढ़ेंगे, तो केमिकल प्रोपर्टी पढ़ी हमने एलिमेंट की, अब प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे एक एक एलिमेंट। जैसे यहाँ हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन की क्या प्रिपरेशन होगी, कैसे हम उसकी प्रॉपर्टी होगी फिजिकल, क्या उसकी केमिकल होगी, क्या उसके कंपाउंड है, उनके कंपाउंड के क्या यूज है, एप्लीकेशंस क्या है, ये सब चीजें। तो यहाँ सबसे पहले प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कि ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, बनाते कैसे हैं। जैसे कि ऐसे तो ऑक्सीजन है ही हमारे पास एयर में, लेकिन हमने सिलेंडर में भरना है उसको। जैसे जो वेंटिलेटर पर रहते हैं कोई पेशेंट, तो उसको ऑक्सीजन देना पड़ता है, तो सिलेंडर में भरा रहता है। तो वो ऑक्सीजन कहां से आया हमारे पास, हमने कैसे बनाया है उसको, सिलेंडर में कैसे बंद किया है, कैसे बंद किया उसको, क्या तरीका था हमारे पास। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ सबसे पहला है कि ना, जो मेटल के कंपाउंड है उनको क्या करना, हीट करना, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 है, किसकी प्रेजेंस में, MnO2 की प्रेजेंस में हीट कर देंगे आप इसे, तो क्या बनाएगा ये, पोटेशियम क्लोराइड बना देगा और डाइऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड और डाइऑक्सीजन ये बना देगा। यह है तरीका आपके पास। पोटेशियम जो क्लोरेट है उसको गर्म करने पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, नहीं तो रिएक्शन बहुत स्लो चलेगा, कैटलिस्ट लगा देंगे तो फास्ट हो जाएगा। ये कैटलिस्ट का तो यही काम होता है, रिएक्शन की रेट को फास्ट करता है, ठीक है। ये है आपके पास। दूसरा है आपके पास जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल के जो ऑक्साइड है, ठीक है, जो इनर्ट मेटल है उनके ऑक्साइड है, उनको गर्म करके, जैसे सिल्वर का ऑक्साइड है, सिल्वर का ऑक्साइड है, क्या करना, उसको हीट करना, गर्म करने से क्या हो जाएगा, सिल्वर और डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये है आपके पास तरीका। मरकरी ऑक्साइड को भी हीट करके मरकरी प्लस ऑक्सीजन हमारा कर सकते हैं, ये चीज है आपके पास। ये है। तीसरा आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये 11th क्लास में था, कंप्लीट था ये। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में ब्रीफ में पढ़ना था मैं। ये अनस्टेबल होता है, आराम से टूट जाता है ये, तो किसमें, वाटर में और ऑक्सीजन में। ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जहां ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड भी हो रही है और रिड्यूस्ड भी हो रही है। ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है नीचे वाला, ठीक है। H2O2 वाटर में और डाइऑक्सीजन में, देखिए तो ऑक्सीजन बन रहा है, देखिए। और ऑक्सीजन को कैसे बना सकते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम ऑक्सीजन को बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एयर है, एयर में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, उनको क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, उन मिक्सर्स को गर्म करना जिनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर ना हो, ठीक है। ये 78 केल्विन और 90 केल्विन होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, तो क्या होगा, ठीक है, 78 केल्विन वाला चला जाएगा बाहर, 90 केल्विन वाला नीचे रह जाएगा, अलग अलग हो गए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये होता है आपके पास। तो ये तरीके हैं किसको बनाने के, ऑक्सीजन को बनाने के, ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के। ये करना है आपको, इतने तक का काम है इसके लिए, ये काम आपको करना है।